जैसे पैसा होता, पैसा तुमने देखा होगा, चाहे वो कसाई के हाथ से आ रहा हो है कि नहीं, चाहे कैसे भी व्यक्ति के हाथ में से आ रहा हो, चाहे वो सेठ के जैसे आ रहा हो, वही रुपया देखो तुम मतलब कहाँ पे वहीं पे तो तुमने देखा होगा कि एक जगह पे कहा बकरा मकरा कट रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, मुर्गा कट रहे हैं, भाई के हाथ में रुपया तो उसी के हाथ में गया ना, उसी हाथ से उसने रुपया रख लिया, भाई उसी रुपया को चढ़ाने के लिए कहाँ चला गया वो, मंदिर में भी चला जाता है। रुपया खिलाना कोई भेदभाव नहीं है, रुपये तुम चाहे जैसे चढ़ा जाओ, ये कौन सा पाखंड है। हाँ, रुपया कैसा ही मिल जाए कच्चा है, आप समझो तो जिका। और वैसा तुम्हें क्या लगता है, बहन छुआछूत लगती है कि नहीं। तो सड़कों कुओं पर समानता दिलाने के लिए सत्याग्रह किया, मेला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। क्या करने लगे? कौन? स्वयं गांधी जी। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया, जो ऊंची जातियां मानते ना, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, ये तुम्हारे ऊपर होता है मानना या न मानना। अरे बस है कि कौन ऊंचा है कि कौन नीचा है, कैसा क्या है, ये सिर्फ अपना। और जो बात है, तुम सब एक बात को सोच कर देखो, अपने जो कक्का बाबा जो भी होंगे जिन्हें कई पार्टी पढ़ा दी कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं तो ऐसा करना है, पढ़े लिखे तो भैया नहीं आते नहीं, उनको जैसी पार्टी पढ़ा दी वैसे भी करते चले गए। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण इन्होंने शोषण किया धुआंधार, जो पंडित वर्ग है नहीं। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया, वे अपना हृदय परिवर्तन कराएं। क्या करें? मतलब हृदय परिवर्तन से मतलब क्या है? अब हृदय परिवर्तन से मतलब यही होता है, हृदय परिवर्तन से मतलब ये है कि तुम्हें इनको सम्मान देना होगा, है कि नहीं। हाँ, परिवर्तन करें, अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। किसको छोड़ें? कि तुम जो पाप कर रहे हैं ना, जो छुआछूत को, है कि नहीं, उसको छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। तमाम दलित नेता ऐसे भी थे, वे खुद को संगठित करने लग गए। किसको? खुद को संगठित करने लग गए। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज उठाई। जो तहाँ पढ़ाई लिखाई चल रही थी ना, किसकी आवाज उठाई? आरक्षण की। जैसे आज भी चल रहा, तुम्हें पता है, जैसे आरक्षण है ना जी, आरक्षण रिजर्वेशन तुमने देखा होगा। जो आरक्षण है, जनरल का अलग है, ओबीसी का लोगों का अलग है, एससी का अलग है और एसटी का अलग है। अरे बस है मैं। और इसके साथ में ये भी होता है, बहुत चीज़ें हैं। अब कोई कलेक्टर के हकदार नहीं है, लेकिन सीट खाली है तो भाई साहब बने, कोई टैलेंट को देखा ही नहीं जाता है यहाँ पे। तमाम ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के फायदे हो तो उसके साथ में बुराई ना जुड़ी हो, है कि नहीं। तमाम टीचर ऐसे ही बैठे रहते हैं इतने ढंग से, तुम्हें पता ही है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई के नाम पे। परिवर्तन करें और अस्पृश्यता का पाप छोड़ा। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे, वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज उठाई, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही कि हम अपने क्या करेंगे, चुनाव वगैरह सब अलग करेंगे, ताकि वहां से विधायी परिषद के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। किसको? केवल दलित ही भेजे जा सके उसमें। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता मतलब एक हिस्सा तुमने छोड़ ही दिया। अरे बस है मैं, अपंगता तुम्हें हमें क्या रखे, अधिकार से वंचित कर दिए, है कि नहीं, अधिकार ही नहीं दिए जा रहे हैं, को चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। किससे? जो राजनीतिक सशक्तिकरण है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खासतौर पर दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। उनके संगठन क्या थे? काफी। अब देखिएगा ध्यान से, अब दलित वर्ग मतलब किसमें से, जो जैसे ये मानते थे ना, मतलब निम्न समाज नीची जात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है कि नहीं, इतनी डिग्रियां जिसकी कुछ सीमा नहीं। समझो आप बात को। आज भी तुमने देखा होगा, जो शायद कौन सी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड कौन सी है, वहाँ पे उनकी तस्वीर लगा दी गई है। मतलब लिस्ट निकाली गई थी कई वर्षों की, कितने वर्षों के बाद में कोई व्यक्ति है। तो आज भी ऐसे ऐसे लोग हुए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन, कौन सा? दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड यानी क्या होता? दबाना, दमित, ठीक है, क्लास वही हो गई, वर्ग हो गई, ठीक है, एसोसिएशन यानी, ठीक है, जो संगठन हो गया, ठीक है, मैं संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर पूरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ था। किसके साथ में? गांधी जी के साथ में। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली, किसने? ब्रिटिश सरकार ने, तो गांधी जी आमरण
अनशन पर बैठ गए। कहे बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है, समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आ रही बात समझ में? किससे उनकी प्रक्रिया क्या पड़ जाएगी? धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली। किसने? अंबेडकर ने। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसे दमित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, किससे? जो दबाए गए थे ना, जो वर्ग हैं, बाद में क्या कहा गया ना? अनुसूचित जाति को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों, प्रांतीय मतलब राज्य स्तर पर, और केंद्रीय मतलब पूरे देश की, केंद्र के अंदर, ठीक है, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। क्या मिल गई उन्हें? सीटें। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता रहा था। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया था। किसने? भारत के कुछ जो मुस्लिम राजनीतिक संगठन थे ना, उन्होंने किसके प्रति? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कट गया। ठीक है, जैसा ही मैंने आपको बताया था, 1906 में अलग से मुस्लिम लीग की स्थापना की थी इन्होंने, कांग्रेस से हट गए थे, और यही कारण बना 1906 के बाद 1947 में जाकर पाकिस्तान लग बन गया। पाकिस्तान पूरा देश, और क्या, उसी दिन तो बंटवारा हुआ था। आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी थी कि अपन न समझ लोगे, पूरा का पूरा आज का पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश कहा जाता, पूरा बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को दोनों एक ही थे। ये इतना बड़ा हिस्सा था भारत का, जिसको केवल कौन कौन ले गया? उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों में काफी करीब दिखने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच में संबंध खराब होते गए, हिंदू और मुसलमानों के क्या हो गए? इनके संबंध खराब हो गए। किसमें? अब देखो, फूट डल गई। अरे वह समय, और 1905 में बंगाल का बयान कर दिया था अंग्रेजों ने। किससे? हिंदू और मुसलमान में फूट गिर जाए, ये आपस में घृणा करने लगा एक दूसरे से, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था, ये तबका यही मानता था अंग्रेजों का जो विचारधारा, वहाँ के जो विचार करने वाले और इतने बड़े भारत देश पर शासन करने के लिए आना, उनके दोनों काम आसान हो गए थे। नंबर एक तो हिंदू और मुसलमान में फूट गिर जाएगी, और दूसरा आसानी से भारत पे कब्जा बना कर रख सकते हैं। तो 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठन उनके काफी करीब दिखने लगे थे। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच के संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। उग्र माना बहुत ही खतरनाक लेवल पे, आ रही समय उग्र हिंसक तरीके से जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक टकराव के बाद दंगे हुए। संप्रदाय जानते हैं कैसे कहते हैं? सांप्रदायिक मतलब देखो, सांप्रदायिकता एक सांप्रदायिक मतलब होता है, मतलब कोई व्यक्ति एकजुट के अंदर हो जाए। किसमें चला जाए? एकजुट के अंदर हो जाए, मतलब कट्टरपंथता एक तरह से। आ रही बस है कि किसी ने कह दिया, जैसे तुमने देखा होगा कट्टरपंथता, क्षेत्रवाद, ये सब समस्या चलती रहती है लगातार। कट्टरपंथता क्या हो गई? कट्टरपंथता यही होती है। अरे वैसा है किसी एक पक्ष को सपोर्ट करना। कट्टरवाद का ध्यान रखना, कट्टर जो इंसान हो जाता है ना, जैसे तुमने देखा होगा आज के दौर में हम कट्टर जे हैं, कट्टर कोई कह रहा कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, लेकिन भीड़ कभी कुछ कर नहीं सकती, इतना ध्यान रखना। अरे बस समय सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज के अंदर योद्धा पैदा होने चाहिए। कौन पैदा होने चाहिए? योद्धा, जो हर तरीके से ज्ञान में, विज्ञान में, तकनीकी में, हर प्रकार से व्यक्ति को अव्वल होना चाहिए। तो दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। कैसे? उग्र धार्मिक। हाँ, तो हिंदू अपने निकालने लगे और मुसलमान अपने निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। सांप्रदायिक मतलब किसी, हाँ, एक संप्रदाय को, ठीक है, कोई भी जैसा हिंदू होगा, हिंदू को सपोर्ट करने लगे, और मुसलमान किसको सपोर्ट करने लगे? मुसलमानों को। जुलूस इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच में फासला बढ़ता गया। फासला माने दूरियां बढ़ती चली गई इनके बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। कांग्रेस ने और किसने? देखो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक हो सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण मतभेद
भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। जई ने तो पूरा गेम खराब करवाया। आ रही बात समझ में? जई मोहम्मद अली जिन्ना था ना, इसी ने तो पूरे पाकिस्तान के बंटवारे के लाना पूरा जिम्मेदार जई तो था। हाँ, के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं, किसको? मुसलमानों को, और मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल है और पंजाब है, ठीक है, जैसे अब तुम्हें पता होगा कि पंजाब के अंदर अभी भी आवाज़ उठ जाती है खालिस्तान देश को लेकर। वे कहते हैं खालिस्तान ही एक अलग ही देश को बनाया जाए, और कनाडा तक से सपोर्ट मिलता है भारत को तोड़ने के लाना है। कहाँ से? कनाडा तक से। मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाए साथ चल रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के AMR जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं क्या हो गई? खत्म हो गई। जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बन गया। जो समुदाय थे ना हिंदू मुसलमानों के, इनके बीच में का अविश्वास, मतलब इन पर विश्वास नहीं था, एक दूसरे पर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था, और संदेह का माहौल बन गया। कांग्रेस के कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका, मतलब जो कांग्रेस से हट गए थे नहीं, जो मुसलमान थे, उनका बहुत बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। मतलब एक साथ मिलकर कहानी कर रहे, संघर्ष नहीं कर रहे। बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। किसको लेकर? जो मुसलमानों को लेकर। उनका बहता कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में, मतलब हिंदू ज़्यादा संख्या में आएंगे, ठीक है, तो उनकी स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। उनकी क्या खो जाएगी? अब इस प्रकार के जिनके दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर जो चीज़ें चली गई है कि नहीं तो भारत देश अपना पता है इससे पहले, अंग्रेजों के आने से पहले कैसा था? मतलब कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता था, कोई कुछ नहीं करता था। हर बस सभी लोग भाईचारे के साथ में रहते थे, और एकता का बिल्कुल पूरी तरह से एकता स्थापित थी। अंग्रेजों के बहुत घृणित कार्य थे ये। अंग्रेजों ने ऐसे कोई प्रयास नहीं छोड़े उन्होंने कि जिस तरीके से, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है तुम्हारा, कितने में? 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, याद रखना 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक, कल मैंने बताया ना माइनॉरिटी और मेजॉरिटी मतलब जो अधिक से अधिक संख्या में, और माइनॉरिटी कम से कम संख्या, अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक किया। निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर से जोर दिया था। किस पे? निर्वाचिका पे। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज उठी, किसके लाने मांग उठी, उसका बौद्धिक औचित्य उनके इसी बयान से उपजा था। उन्होंने जो कहा था वो इस प्रकार था: मुझे यह कहने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है, ठीक है, अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार दिए जाए, कहेगा पूर्ण और स्वतंत्रता का, तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। किसका है? स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा, जो सामुदायिक अन्य समूह के प्रति दुर्भावना रखता है और नीच और अधम है। मैं अन्य समुदाय के रीति रिवाज, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है, एक बार और पढ़ के देखना है बेहतर तरीके से, ठीक है। और कुछ चीज़ें जहाँ मैंने आपको मेन पॉइंट बताए थे फिर से बताइएगा आप। जनरल यानी क्या होता है? सामान्य वर्ग आ गया, ठीक है। इसमें जो पंडित हैंगे, ब्राह्मण वगैरह, बनिया वगैरह, ये आते हैं, किसमें आते हैं? ये जनरल के अंदर आते हैं, ठीक है। और अदर बैकवर्ड क्लासेस में गुर्जर हैं, रावत हैं, कुशवाहा हैं, बघेल हैं, ठीक है, राजपूत हैं, ये सब कहीं में आता है? ओबीसी के अंदर आते हैं, ठीक है। किसमें आ गए? और भी होंगे, रजा के भी उसी में आते हैं, और शायद वंशकारों का मुझे पता नहीं, मतलब तमाम सबसे ज़्यादा उसी में आते हैं सब। हाँ, और जो एससी के अंदर जाटव आते हैं, ठीक है, हाँ जाटव हैं, और शायद अच्छा एससी में, और कोली किस में है? हाँ, जो साक्य होते हैं ना, हाँ। और इसके अलावा कौन और आ गए? एक और है वो एसटी में कौन आ गए? जो शेड्यूल्ड ट्राइब,
आदिवासी वगैरह आ गया। चलो ठीक है, इतना अच्छे से करके आना है, लगातार आपको बार बार पढ़ते जाना है, ठीक है। और एक एक वर्ड और जो भी तुम्हें समस्या है या कुछ भी दिक्कत आ रही है उसको क्या करना है आपको, हाँ ठीक है, अच्छी तरह से।